नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आपको मालूम है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी मतदान होगा 1 जून को और नतीजे आएंगे 4 जून को। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर हो गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बातें कह दी। मामला क्या है? देखिए, ये हैरानी है। लोकसभा का चुनाव तो तय समय पर ही होना है। सबको मालूम था कि 18वीं लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में होंगे। जून में लोकसभा का गठन हो जाना है। चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया। पूरे देश में 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। उसमें बिहार, न सिर्फ बिहार, यूपी और बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे और बाकी अन्य प्रदेशों में कम फेज होगा। देखिए, इसमें जो मैं भी मानता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव महापर्व कहा जाता है और ये चुनाव जितना शांतिपूर्ण हो, जन सहभागिता हो, मतदाता अधिक से अधिक, तो अब तो इसी की होड़ लगी है और इसी के लिए प्रमोट किया जाता है कि आधी आबादी की अब हिस्सेदारी और भागीदारी भी बढ़ी है मतदान में। तो चुनाव आयोग ने जो 7 चरणों में किया, मुझे नहीं लगता था कि ये कोई भी विरोध का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जैसे ही कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की तो विपक्ष की ओर से सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक ही आपने कहा कि मल्लिकार्जुन ने प्रतिक्रिया जताई और वो जताई कि इतना लंबी अवधि का चुनाव किया गया है, विकास कार्य बाधित हो जाएंगे। विकास कार्य बाधित होना तो एक विकास कार्य तो आज समय पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? जब भी आचार संहिता कहीं देश में लागू होता है तो उस समय जो चालू योजनाएं तो चालू होती हैं, नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं होती है, नेताओं द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास नहीं होता है, उनको फीता काटने का अवसर से वंचित हो जाते हैं। कोई लोक लुभावन या नई घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन काम तो जो योजना चलती है वो चलती रहती है, वहाँ कहाँ उस पर रुकावट है? विकास योजनाएं जो बाद में चुनाव के समय ही विकास योजनाएं स्वीकृत होती हैं क्या? ये कोई भी पार्टी कहती है या जो सरकार चलाने वाले लोग, बैठे भी लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वे कौन महीना में चुनाव होगा और जो योजनाओं की स्वीकृति देनी है, नई योजनाओं हमें चालू करनी है, उसके पहले करें। कहाँ उसमें रुकावट है? एक बात और मल्लिकार्जुन ने बात कही कि इतनी लंबी अवधि में जो 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सहूलियत के लिए किया गया है कि प्रधानमंत्री पूरे देश भर में चुनाव प्रचार करेंगे। और यहाँ अभी तो बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं और अंतिम चरण में ही वाराणसी में भी चुनाव होगा, जहाँ अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो विपक्ष की ओर से यह भी हमें सुनने को मिला कि भरपूर उन्हें अवसर मिलेगा। इसके लिए भाई तो आपको किसने रोका है? भाई इस अवसर का लाभ विपक्ष भी उठाए, ये कोई मुद्दा नहीं था। अब रही बात कि विपक्ष है तो विरोध के लिए विरोध कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष की ये आपत्ति उनकी अपनी जगह है, उसमें तो हम लोग एक मीडिया के लोगों को इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। लेकिन ये आप सरकार को मुद्दों से घेरिए ना। जो वायदे किए, जो योजनाओं में कमी रही, आप उन चीज़ों को उठाइए ना जो जनता को भी अच्छा लगे। महंगाई, बेरोजगारी आज भी ज्वलन देश के लिए समस्या है और विपक्ष इन मुद्दों को तो घेरने में हमको लगता है कहीं चूक। जब कभी आपने देखा कि ऐसे जन समस्या, जनहित के मुद्दे पर विपक्ष सड़क पर आया? और वो वही जो प्रधानमंत्री का या बीजेपी का मुद्दा है, वही राष्ट्रवाद, नागरिकता संशोधन, 370, राम मंदिर, फिर मथुरा, फिर काशी, और विपक्ष में उसी में उलझा है। अब इस मुद्दे पर बताइए ना, आप 7 चरणों में एक चुनावी बॉन्ड का भी मुद्दा आया। बिल्कुल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कहते हैं, और उस मुद्दे पर भी जो बातें सामने आई तो उसमें कौन है धुला हुआ? जो सत्ता में है वो 6,000 करोड़ पाया है, तो फिर 12,000 करोड़ तो या जो 10,000 करोड़ तो विपक्ष के ही खाते में मिले हैं, गैर भाजपा दलों को मिले हैं। तो इसमें सभी बीजेपी, बिहार में भी तो मिले हैं लोगों को। आप किन बातों की देखिए, ये सब चीज़ जो हमाम में सभी नंगे हैं। जैसे भ्रष्टाचार
जब खुद का होता है तो शिष्टाचार हो जाता है। जी। परिवारवाद हम आपका देखते हैं, अपना देखते नहीं हैं। जी जी जी। ये मुद्दे अभी चुनावी चर्चा में आपने की। मुझे लगता है कि विपक्ष को अब ये महापर्व में दिल से कूदना चाहिए जी। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ानी चाहिए। ये तो चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया। कल से चुनाव आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई। लागू हो गई है जी। बीजेपी भी 2 चरणों में 2 सूची बीजेपी की आ गई है और 250 कैंडिडेट से अधिक ही उसके घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की भी 2 सूची आई है। अब कांग्रेस तो सभी सीट के लिए लड़ नहीं रही है। बहुत जगह अपने सहयोगी दल जो इंडिया अलायंस बना है उसके कंधे के पर के सहारे वो उसको लड़ना है। जैसे यूपी में अखिलेश यादव हैं सहारे, वहाँ 17 सीट कांग्रेस लड़ेगी। बिहार में जो अभी चर्चा हो रही है 40 सीट में, यहाँ ड्राइविंग सीट पर लालू जी होंगे, राजद होगा। और यहाँ कांग्रेस जो अभी एक चर्चा हो रही है कि 9 सीट लड़ेगी कि 8 सीट लड़ेगी कि 5 से 6 में या फिर 11 सीट लड़ेगी कि नहीं 5 से 6 में सिमट जाएगी। वाम दल 5 लड़ेगा कि 3 से 5 में लड़ेगा। कुल मिला जुला कर अब ये 2 दिन में मंगलवार को मुझे लगता है कि इसकी आधिकारिक घोषणा महागठबंधन की ओर से हो जाने वाली है। उसमें एक तस्वीर मोटा मोटी फार्मूला ये तय हो गया है कि 27-28 सीट पर राजद और अभी से 8 से 9 सीट पर कांग्रेस और 3 से 5 सीट पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोटा मोटी सीट्स और कैंडिडेट्स भी तय हो गए हैं। हम उस पर आएंगे अरुण जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेच कहाँ फंसा हुआ है। देखिए लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन हमने देखा है कि ना ही एनडीए में और ना ही महागठबंधन में अब तक सीट फॉर्मूला जो है वो ऑफिशियल किया गया है, ना ही बताया गया है कि आखिर पहलवान कौन होने जा रहे हैं। तो पेच कहाँ पर फंसा? देखिए जहाँ महागठबंधन की सरकार है, चाहे वो बीजेपी महागठबंधन में हो या कांग्रेस महागठबंधन हो, वहीं ये अभी जिसको आप पेच कह रही हैं या सीट शेयरिंग का फाइनल शेप देना बाकी है, जहाँ ये झंझट नहीं है वहाँ तो सब जगह बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है और कांग्रेस ने भी कर दी है। कर्नाटक में कहाँ दिक्कत है कांग्रेस को, तेलंगाना में कहाँ कांग्रेस को दिक्कत है, जहाँ वो सत्ता में है कांग्रेस, जहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठी है वहाँ तो दिक्कत तो उस तरह से बीजेपी ने भी। अब यूपी में तो अधिसंख्य सीटों पर घोषणा हो गई, उसके सहयोगियों के लिए भी सीटें तय हो गई। हाँ बिहार के संदर्भ में ये बात ठीक है कि अभी 40 सीटें हैं, न तो सत्तारूढ़ एनडीए जो पिछले चुनाव में 39 सीट जीते हुए हैं और उसने भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की। 6 पार्टनर वहाँ भी हैं और यहाँ भी 6 पार्टनर हैं महागठबंधन में हैं। तो फिर तो कुछ सीट के लिए होता है ना, दावेदारी होती है, मांग होती है और फिर मोटा मोटी कौन दल से कौन, लालू जी सब के बारे में जानकारी ले चुके हैं, उनके पास सूची सुलभ हो गई है। अब है कि भाई राजद को तो लोकसभा के पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था, तो इस बार उसको शून्य से शिखर पर जाने का अवसर है। इस अवसर का वो भरसक हर सीट पर जिताऊ कैंडिडेट जिसको आप कहते हैं, उसमें आजकल तो कंसिडरेशन है कि जाति बल चाहिए, धन बल चाहिए, बाहुबल चाहिए, सब न चाहिए। और फिर कैंडिडेट विशेष का सामाजिक समीकरण और क्षेत्र विशेष का, जिस क्षेत्र से कैंडिडेट हो रहा है वह मतदाता कौन है। इसलिए कि आज भी तो ये मानना होगा ना कि लालू जी का जो एमबाई है वो तो है ना अपनी जगह, वही उनका संबल भी है, वही उनका आधार भी है, वही उनका ताकत भी है। तो इस कारण से जो आप पेच कह रही हैं, अब पेच कुछ नहीं रह गया है। अब फाइनल जैसा मैंने से कहा कि मंगलवार को मुझे उम्मीद है कि ऑफिशियल महागठबंधन का भी हो जाएगा और एनडीए भी। अब कब तक होगा तो मतलब हम ये समझे अरुण जी के भीतर सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। अभी देखिए पहले चरण के चुनाव के लिए जो आपने अभी जानकारी दी अपने व्यूअर्स को कि 19 अप्रैल को पहले चरण का होगा, उसके लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि 20 मार्च तक तो सूची आ ही जानी चाहिए, आ जाएगी। तो अब वो 3 दिन सिर्फ सूची का इंतजार है क्या आधिकारिक, बाकी तो आप अपने व्यूअर्स को ये तो बताने की स्थिति में आप हैं कि मोटा मोटी किस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट होगा। बिल्कुल मेरा तीसरा सवाल आपसे यही है अरुण जी, और ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने अभी एक जिक्र किया और आपने साफ साफ कहा कि बजाब्ता लालू प्रसाद यादव ने सूची रेडी कर ली है, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने अंदर ही अंदर तय कर लिया है कि किस सीट से कौन सा पहलवान मैदान में उतरने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप तफसील से बताइए कि किस सीट से किसका नाम आगे चल रहा है। देखिए लालू जी इस चुनाव में उनका फिजिकल प्रेजेंस है। लालू जी आज भी एक शख्सियत हैं
बीजेपी में राजद सत्ता में रहे या बाहर रहे, लालू जी सत्ता 1990 से सत्ता में एक राजनीति की धुरी हैं वो, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। जी। अभी पिछले ही महीने तक राजद सत्ता में था, बिल्कुल। तभी एक पॉलिटिकल आप कहे ना कि वो जो इसको 79-78 एमएलएज थे, तो बड़ी पार्टी थी ना, तभी तो आप देख रहे हैं कि नीतीश जी के सरकार सत्ता में सहभागी रहा राजद। तो जो कुछ नीतीश गवर्नमेंट में 17 महीने में हुआ वो राजद कह रहा है कि हमने ही किया है। जी जी जी। तो वहाँ एक अलग काम की होर लगी है। आप अब कैंडिडेट के बारे में पूछ रही हैं। बिल्कुल तफसील तो हाँ, तो लालू जी ने सीट टू सीट सब नेताओं से बात, संबंध सभी नेताओं से बात की है उन्होंने, सबकी सूची ली है और इंटरनल अपने नेताओं से भी बात की। तो परामर्श भर होता है। देखिए वहाँ तो तय करना है लालू जी को। आप फिर अब वो तेजस्वी भी देख रहे हैं फुल फ्लेज्ड, तो बाप बेटे में कोई फ़र्क तो है नहीं। बहुत सारे लोग तेजस्वी के पास पहुँच रहे हैं, कुछ अधिसंख्य के लोग लालू जी ही डील कर रहे हैं। तो जो मुझे जानकारी मिली उसमें कि अब पहले लालू परिवार से ही आई है। ठीक है। अब वो पाटलिपुत्रा की सीट से इस बार कौन चुनाव लड़ेगा? कौन लड़ेगा? पिछली बार मीशा लड़ी थी। जी। तो इस बार क्या मीशा लड़ेंगी? मीशा राज्यसभा की मेंबर हैं। अब ये लालू जी और तेजस्वी जी को तय करना है कि भाई वो फिर से लड़ावे या नहीं लड़ेंगी, या नहीं, कि फिर टिकट दिया जाए कि नहीं। लड़ना तो यदि परिवार से तय हो जाएगा कि मीशा लड़ें, और देखिए लालू जी के परिवार से 2 लड़े 4 लड़े, टिकट उन्हीं को बांटना है। और इसको फिर मैं कहता हूँ कि कुल मिला जुला करके फैमिली पार्टी ही तो है। तो भाई पिताजी जो तय करें, तेजस्वी जो तय करें, भाई 2 बेटे अभी स्थापित हैं, मीशा स्थापित हैं। खुद राबड़ी जी आपको याद होगा, जानना चाहिए कि जो खुद कुर्सी सुलभ कराई थी। अब एक रोहिणी ने सचमुच पिताजी के लिए योगदान भी बड़ा है, जो हर संतान को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। वो बिल्कुल सराहनीय किया है। और अभी जन विश्वास रैली में जिस ढंग से लालू जी ने लॉन्च किया, तो अब तो बारी है कि फिर सिर्फ लॉन्च करने से काम थोड़े चलेगा। अब जैसे परिवार में अपने 3 संतान को स्थापित किया उन्होंने, रोहिणी का भी हक बनता है। बिल्कुल जी। हमें तो ये लग रहा था, हम सब लोगों को लग रहा था कि रोहिणी को राज्यसभा में भेजा जाएगा। चलिए वहाँ संजय यादव ने बाजी मार ली। अभी काउंसिल में भी बारी आई तो फिर राबड़ी जी आ गई हैं, तो रोहिणी को वहाँ भी अवसर नहीं मिला। तो अब लोकसभा में तो अब तो अवसर आ गया है। तो सारण इसलिए मुझे लगता है कि सारण गृह क्षेत्र है लालू जी का, खुद वहाँ से सांसद रहे हैं और वहाँ लगता है कि लालू जी का जादू तो है ना अभी भी। भले एक चुनाव हारे भी हैं वो, और वो दिन भी याद कीजिए कि जब पहली बार कन्विक्ट हुए थे वो, तो सदस्यता गंवानी पड़ी थी उनको जब वो कन्विक्ट हुए थे। तो मुझे लगता है कि अभी रोहिणी का नाम वहाँ सबसे आगे है, सारण से आगे चल रहा है जी। और यदि परिवार से तय हो गया कि नहीं, अभी तो 4 साल बाकी है, नहीं लड़ें निशा, तो वहाँ रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र, ये दोनों में कोई एक, मतलब आप कह रहे हैं पाटलिपुत्रा से? हाँ, पाटलिपुत्रा से या तो रीतलाल यादव या फिर भाई वीरेंद्र। हाँ, यदि मीशा नहीं लड़ती है। अच्छा। तो एक चर्चा रोहिणी का काराकाट भी होता था जी कि वो वहाँ ससुराल का क्षेत्र है। तो अभी अब रोहिणी को क्या अपने बारे में तय करना है? तय करना है लालू जी को, जहाँ जो सेफर सीट होगी तो उसे वो चाहेंगे करना। तो एक तो की स्थिति ये है। तो लालू परिवार से अब शुरू करते हैं जी। कभी बड़े विवाद में रहे, चर्चा में रहे, जगदानंद सिंह के सुपुत्र हैं सुधाकर सिंह, मंत्री रहे बिहार में। आपने देखा कि सरकार में रहते उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से आक्रामक रहे और फिर कुर्सी छोड़ी उन्होंने। तो सुधाकर सिंह का नाम बक्सर से अभी लगता है, हाँ, चल नहीं रहा है, ऑलमोस्ट तय है वहाँ। घोषणा हम आप नहीं न करेंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि उनका वहाँ तय है। कुमार सर्वजीत हैं गया से, बिहार में अभी कृषि मंत्री थे, और उनका पृष्ठभूमि भी है। तो कुमार सर्वजीत का नाम वहाँ से गया से लगता है कि बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, लालू परिवार से वो कौन नहीं जानता है लालू जी और जयप्रकाश की केंद्र में मंत्री रहे। और अभी तो हर बार जब कहीं देखें तो लालू जी के बाजू में वो दिखेंगे। कभी श्याम रजक और ये दिखते थे आपको पटना के, अभी पाटलिपुत्र के सांसद हैं राम कृपाल। तो जयप्रकाश दिखते हैं, तो जयप्रकाश के लिए तो क्या करना है, तो वो तय ही होगा उनका। तो उनका नाम है बांका से। और आगे आइए, मुंगेर से कौन होगा कैंडिडेट? अभी मुंगेर का कैंडिडेट देखिए, मुझे लगता है कि अब इधर से यदि कांग्रेस लड़ेगी वहाँ, कि फिर अब वो यदि बात नहीं बनी
चंदन हैं वहाँ अभी नवादा के कैंडिडेट वहीं लड़ेंगे कि मुंगेर आएंगे। थोड़ा सा भी वहाँ जिसको कहते हैं पेच दल के अंदर नहीं, एक राजनीतिक पेच जी है। जी 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 तो ललन सिंह के खिलाफ क्या होगा, ललन सिंह फिर यहाँ पार्टी अवसर देती है कि नहीं देती, एक द्वंद्व से जो खुद सबका टिकट तय करते थे। बिल्कुल जी तो इस बार ये बहुत दावे के साथ आप नहीं कर सकते हैं कि कोई बहुत पक्का है कि वो लड़ेंगे भी, यदि उनका है तो इधर का कैंडिडेट इस बार कौन होगा। जी जी अब इधर तो आगे आ जाइए आरा, बिल्कुल आरा और अभी काराकाट की 2 सीट है जिसमें माले जो है वहाँ चाहता है कि वो लड़े। हालांकि वो कहने के लिए 8 सीट की दावेदारी कर रहा है, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि वामदल को 5 सीट पर बात बनी है और 3 से 5 अभी भी हो रहा है कि 3 सीट लड़ना हो तो 2 सीट माले और 1 सीपीआई। सीपीआई बेगूसराय लड़ेगी, वहाँ से अवधेश राय एक एमएलए हैं। जी जी लालू जी ने जो सब कैंडिडेट की जानकारी लिखी कौन जिताऊ होगा, जी तो उसमें अवधेश राय पर उनकी सहमति, हालांकि वहाँ बन पार्टी गई है हाँ सहमति, जी। वहाँ शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो एक्स एमपी हैं वो भी चाहते हैं। जी जी तो अब अंततः जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसी को न तय करना है। भाई जो गाड़ी लेकर चला रहा है, बहुत बार जो ड्राइवर होता है ना बड़ा मायने रखता है, वो कहता है गाड़ी पर हमको नहीं ले जाएंगे आपको, तो हम गाड़ी से बाहर रहना होगा। तो अभी राजद की भूमिका कुछ ऐसी है, सवारी उसी की और ड्राइवर भी वही। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई ये तो जब जिसकी सवारी, इसका मतलब मेरा है वोट बैंक, जी इसके कारण मैं ये बात कह रहा हूँ। अब कुछ और सीट आई है इधर, जैसा अभी मैंने आपसे बहुत सारी सीटों की तो चर्चा की, बिल्कुल जी बेगूसराय बता दिया है, औरंगाबाद में। अब औरंगाबाद तो कांग्रेस के जो आपने बताया कि अभी हमने आपको जानकारी दी कि 6, 7, 8, 9, अब उसमें जो बात बनेगी तो वहाँ निखिल कुमार हों फिर, और नहीं तो आनंद शंकर सिंह जो एक एमएलए हैं वहाँ कांग्रेस के, जी उनकी चर्चा है। ठीक है मुकम्मल राजद कांग्रेस और सबको मिलाकर जब वामदल की चर्चा मैंने आपसे कर दी कि महाराजगंज में जैसे, और महाराजगंज में मेरी जानकारी है कि सीपीएम 1 सीट चाहती है, वहाँ 2 सीट चाहती थी, जी तो उसमें 1 सीट है कि वहाँ सत्येंद्र यादव हैं माले के एमएलए, उनकी चर्चा है कि शायद यदि लालू जी तैयार हो गए तो महाराजगंज उनको एक सीट एक टुन्ना पांडे भी हैं वहाँ, जी 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 बिल्कुल बहुत प्रबल दावेदार हैं, वो घोषणा भी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी देखना होगी प्रभुनाथ सिंह के परिवार से भी कोई है कैंडिडेट, अभी लालू जी को तय करना है कि वो जी किसको आगे बढ़ाते हैं, टुन्ना पांडे को करते हैं कि राजनीतिक फैसला लेने में सीपीएम को करते हैं। फिर उसी तरह से इधर आपको सबकी निगाह होगी पूर्णिया पर क्या होगा। पूर्णिया में पप्पू यादव कभी प्रबल दावेदार हैं और वो कभी लालू जी से बहुत अगाध श्रद्धा प्रेम भी दिखाते हैं, कभी फिर भागी तेवर भी वो हो जाया करते हैं, लेकिन अपनी ताकत का अभी उन्होंने बड़ा सा अभी वहाँ रैली की थी, मीटिंग की थी। हाँ, और वो चुनाव लड़ेंगे तय है, और मुझे लगता है कि जीतने के लिए महागठबंधन के वो कैंडिडेट होंगे, वो एक मुझे लगता है कि वहाँ उनके ऊपर है। कटिहार बड़ा दिलचस्प हो गया है, और वो तारिक अनवर वहाँ से कई बार एमपी रहे हैं, अभी तो वो बीजेपी की सीट बनी है कई चुनावों में, वो चाहते हैं, लेकिन लालू जी वहाँ से अशफाक करीम को भेजना चाहते हैं। राज्यसभा के मेंबर थे, उनका इस बार रिन्यूअल नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं कॉलेज के वो संचालक मालिक हैं, तो कुछ जो मैंने आपसे कहा ना कि आजकल चुनाव लड़ने के लिए कई कंसिडरेशन होता है, तो उसमें अशफाक करीम थोड़ा फिट बैठते हैं। तो एक उनकी चर्चा है कि लालू जी ने शायद ये जानकारी बताई है कांग्रेस को कि भाई हम चाहते हैं कि वहाँ अशफाक को लाएं। तो अब देखिए कि अब वो तारिक अनवर के लिए कितना ताकत लगाते हैं राहुल गांधी। अभी तो सब फिर अंतर जो बात बनेगी, तो अभी देखिए बतासा के लिए मंदिर टूटने वाली स्थिति नहीं है। 3 मिले तब भी वामदल साथ रहेगा, और 6-7 भी मिले तो कांग्रेस साथ रहेगी, इसलिए कि गाड़ी सवारी लालू जी की और ड्राइवर भी वही है। तो जो भी जाना है इसमें, इस चुनाव में महागठबंधन की जो सवारी है और ड्राइविंग सीट पर लालू जी बैठे हैं, तो सभी सहयोगी दल को उनके शर्तों का रूप मानना होगा। तो उसी तरह से फिर मोतिहारी में भी है कि वहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र अभी चाहते हैं, पहले भी वो किए थे, तो उनके बेटे के नाम से भी हो सकता है। यदि 8-9 सीट हो जाएगी तो वो सीट एक मुझे लगता है कि भागलपुर में बुलो मंडल की चर्चा है, अभी एक नाम तो सबसे आगे है, लेकिन अब घोषणा होने के पहले तक कोई बात। और दिलीप राय अभी जदयू के एमएलए थे, बागी बने। इसी बजट सत्र में आपने याद होगा कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए बहुत क्रूशियल था ना, तेजस्वी ने कह दिया था खेला होगा, तो पसीना छूट रहा था नीतीश जी को बहुमत के लिए।
जुगाड़ तो कर दिलीप लिया। राय की भी चर्चा हो तो रही है। दिलीप राय ने तो पाला, जी, तो जी। दिलीप राय वहाँ प्रबल दावेदार हैं और हाँ। सीतामढ़ी से खुद नीतीश कुमार ने जी। परिषद के सभापति हैं, देवेश चंद्र ठाकुर घोषणा कर दिए हैं। तो और मुझे एक तरफ दिलीप राय है। हाँ, जी। एक खगड़िया की सीट है हम्म। और खगड़िया में तो अभी आप वहाँ अभी लोजपा के महबूब अली कैसर हैं सिटिंग एमपी, वहाँ तो खुद भी झंझट में है वहाँ कि उनका क्या होगा। जी। लेकिन वहाँ अभी मुझे लगता है कि डॉक्टर संजीव जो हैं उन्होंने घोषणा कर रखी जो है। जेडीयू के विधायक हाँ, हैं। विधायक हैं, जी। चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जी। तो चाहे- महागठबंधन से कौन हो सकता है? तो महागठबंधन से डॉक्टर संजीव हो सकते हैं। अच्छा। तो ये जी। कुछ विधायक ऐसे हैं जो पाला बदल के भी वो असेंबली में पाला नहीं बदले, अभी तो खुद विवाद में घिरे। आपने देखा नहीं, कोतवाली थाने में केस है और उस केस में जदयू के एमएलए ने केस किया है और केस की जो कहानी है वो ये है कि डॉक्टर संजीव ही विधायकों से बात कर रहे थे। तो पार्टी में तो एक तरह से कहिए कि विश्वास का संकट ठीक है। जो एक माहौल जो हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो हैं एडमेंट हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। ठीक है। तो एक उनकी बात हो गई। आगे फिर कुछ और सीटें जो आप बताइए, कुछ आपको लगता है कि कुछ सीटें जो ऐसी हैं कि जिसकी चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है मोटा मोटी जो देखिए, एक सीट हो गई बक्सर। बक्सर से किसका नाम बक्सर आगे तो चल रहा है? सुधाकर सिंह की बात तो मैंने आपसे कही। गया से गया से कुमार सरबजीत तो हैं। जहानाबाद सुरेंद्र यादव वहाँ पहले भी हैं, वहाँ पुराना पहलवान हैं राजद के और वो पिछली बार भी बहुत थिन मार्जिन से हार जीत हुई थी। जी। तो वहाँ तो मुझे लगता है कि दूसरा और कोई वहाँ जदयू के एंगल से तो जो पूरे मगध का है ना, उसमें कास्ट वाइज भी और वहाँ सुरेंद्र यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है फिर उन पर दाव लगाएगी पार्टी। ठीक है। अभी दो सीट और है, शिवहर है और वैशाली है। ये किसका नाम आगे चल रहा है? वैशाली में देखिए जो मेरी चर्चा हुई कि एक तो यदि दिनेश सिंह की पत्नी एमएलसी जो हैं, यदि वो बीना सिंह, उनकी बात यदि फिर नहीं बीना होगी, देवी। हाँ बीना देवी की एनडीए में, जी। तो उनके लिए राजद का भी दरवाज़ा जो मुझे लगता है कि आसान होगा। खुला तो मैं इसलिए कहूँगा कैसे कोई सीटिंग है, लेकिन मुझे लगता है आसान होगा। आसान है। मेरी अपनी अच्छी जानकारी में कह सकता हूँ कि दिनेश सिंह का लालू जी से भी बहुत अच्छी समझदारी संबंध है और फिर यदि उनका लड़ना भी तय है बिल्कुल जी। और नहीं तो फिर वहाँ पहले तो ये भी था कि रामकिशोर सिंह भी वहाँ जो, तो उनकी चर्चा मैंने आपने शिवहर से की। एक राजू सिंह की भी चर्चा अभी सत्ता के गलियारे में हो रही है कि शायद वो चुनाव लड़ें, तो एक उनकी भी चर्चा सुनने को मिली है। मतलब आप कह रहे हैं कि शिवहर और वैशाली दोनों पर ही रामा सिंह का नाम चल रहा है? हाँ, अभी ये जी। कोई तय करना है अब तो लालू जी को ना, लेकिन लड़ना तय है वो शिवहर से लड़ें। वो माने राजद उनको कैंडिडेट बनाएगा ही बनाएगा। मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता भी शायद उनकी होगी वो शिवहर हो और फिर नहीं तो फिर यहाँ वैशाली हो। फिर वैशाली होगी। अच्छा, उजियारपुर से कौन? उजियारपुर से तो आलोक मेहता का सिंह, मैं भूल गया था शुरू में ही, मुझे कहना चाहिए था जी। कि 4-5 सीटें जो एकदम घोषित उम्मीदवार है उसमें तो आलोक मेहता तो पार्टी में अभी तो बहुत प्रमुख ना है, चेहरा है पार्टी में, जी। तो उनका तो तय है आलोक मेहता ही लड़ेंगे। आलोक मेहता ही लड़ेंगे। यानी कि हमने आपको बताया है इस पूरे मतलब तफसील से इस वीडियो में आपको हमने बताया है कि किस किस दावेदार का नाम आगे चल रहा है। लेकिन अरुण जी, एक जगह जहां पर हमारे दिमाग पर भी एक सवाल आया है और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे, पाटलिपुत्रा सीट जो हॉट सीट कहलाती है, वहां से कहा भी जा रहा था कि मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीसा भारती नहीं होंगी इस बार उम्मीदवार। और आपने बताया 2 नाम आगे चल रहे हैं। एक नाम है वहाँ के जो विधायक हैं रीतलाल यादव और दूसरा नाम जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, मैंने कहा जी। कि मीसा भारती तो पार्टी की प्रमुख दावेदार हैं ही, कैंडिडेट भी लड़ी हैं, चुनाव लड़ी हैं, लालू जी की बड़ी पुत्री हैं, लालू जी दिल्ली में उन्हीं के यहाँ रहती हैं। तो अब परिवार को तय करना है कि मीसा जो राज्यसभा की मेंबर हैं, राजद कोई कल भी जब भी चुनाव हो तो राजद को कोई 1-2 एमपी बनाने में थोड़े दिक्कत है। अब वो स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिखती है। तो मीसा फिर लड़ें तो या भी पार्टी में लालू जी को या तेजस्वी को तय करना है। और यदि लेकिन आपने बताया 2 नाम आगे चल रहे हैं। एक नाम है भाई वीरेंद्र, दूसरा नाम है रीतलाल यादव। तो फिर तो टिकट कट गया ना मीसा भारती हाँ, का? तब तो स्वाभाविक रूप से यदि ये दोनों में कोई एक नाम होगा हाँ। तो मीसा को नहीं मिलेगा। ये तो ओबियस है ना, 3 में कोई परिवार से तय करना है। हाँ। अब ये दोनों भी उतना ही कई का और कारण है। भाई वीरेंद्र भी एक
आपको याद होगा पिछले चुनाव में वो कुछ विवाद होती है, चर्चा, उसका तो कोई साक्ष्य होता नहीं है ना कि कौन किससे नाराज है। परिवार में भी कभी जो होता है, जब आप तेजस्वी आज राजनीति देख रहे हैं तो कौन किससे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, कौन किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो भी चाहे वो रीतलाल यादव हो या फिर भाई वीरेंद्र हो, तो मीसा का भी घर में ही है, तो क्या कहना है, परिवार में टिकट के लिए कोई थोड़े वहाँ से छीन कर ले जाएगा। लेकिन अब इस बार लगता है कि मीसा के रहते भी ये दो प्रमुख नाम हैं, तय करना है, आगे चल रहे हैं जो लालू जी को तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल, किस पर टिक करें, बिल्कुल, मतलब किस पर टिक करें और किस पर क्रॉस कर दें, ये लालू प्रसाद यादव को ही अल्टीमेटली तय करना है। लेकिन एक सवाल और है जो जहन में आ रहा है, और वो सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, कोई खास वजह दिल्ली जाने की? नहीं, आप देखिए ना, चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की तो 20 मार्च को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अब कब होगा? कल जा रहे हैं नीतीश कुमार, जदयू के अध्यक्ष न हैं, पार्टी में तो सर्वे सर्वा हैं। अब एक नए अभी प्रमुख सलाहकार हैं संजय झा, अब इन्हीं दोनों को वहाँ कल जा रहे हैं, वो वहाँ बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत होगी और अंततः सीट फाइनल होगा कि कौन सी सीट हमें छोड़नी है, बदले में हमें कौन सीट मिलेगी। एक बात फिर सिर्फ मैं आपसे और कई बार कहा हूँ कि इस बार बराबर पर जदयू और बीजेपी नहीं, एक ही सीट से ही इस बार बीजेपी ज़्यादा लड़ेगी। और ये कोई सजा के लिए नहीं है, एक समझदारी से ही तय होगा। और 400 के पार फिर मोदी सरकार, और बिहार में सभी 40 सीट, पिछली बार तो 39 लड़े हुए हैं। तो भी मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव है वो एनडीए के लिए कठिन चुनौती है, उस 39 सीट पर अपनी जीत बरकरार रखना। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव भी गए हुए हैं। हाँ, तो वो गए हैं। तो कल वो, आज तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत न्याय जोड़ो न्याय यात्रा, उसका समापन हो गया। तो वहाँ आज एक बिग शो था, शरद पवार भी वहाँ और फिर शिवसेना का जो गुट साथ है, सभी साथ थे। और फिर दौलती हो सके संभव हो तो मुंबई से दिल्ली भी जाना, हाँ दिल्ली जाना है। और कल सबों से एक बात करके, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे जो अभी जानकारी मिली है कि मंगलवार को महागठबंधन की बिहार की सूची जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, लंबे समय तो वो सूची भी आ जाएगी। मतलब मंगलवार को सूची आ जाएगी महागठबंधन की। अब एनडीए की भी सूची आ सकती है, इसलिए कि कल जब अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि होमवर्क हो गया है सब। तो अब वहाँ भी तो जो सहयोगी दल हैं सबको एक सबको मिलना है। कोई वहाँ बहुत माथापच्ची नहीं है, वहाँ सिर्फ है कि जदयू को इस बार कौन सी सीट और उसे छोड़नी है, और फिर कौन सी सीट, कुछ सीट की अदला बदली। अब जैसे एक देखिए ना, खुद ही भी जदयू ने तय कर लिया कि भाई वहाँ सीतामढ़ी में मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अब कुछ पल का इंतजार और बस कुछ पल क्या नहीं, अब घंटा कहिए, कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद ये तमाम सस्पेंस बने हुए मंगलवार को ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बिल्कुल, मतलब कि अब आप ये समझिए कि बस अब कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आखिर मैदान में दावेदार कौन कौन है। तो ये पूरी बातचीत और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।